अगर मैं एक ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर पढ़ता हूँ, मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर पढ़ता हूँ तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एकदम इजी। वो बोलता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स। ये तो आप लोगों को सबको पता चल ही गया होगा, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट को आप लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हो, यस और नो। अब लेकिन इनपुट्स में हम लोग कौन कौन से चीज आते हैं? 5M, यस और नो। 5M कौन कौन से? मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मेथड। मतलब इतने सारे 5M आप लोग के इनपुट बनेंगे जिसको तुमको आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? अब हम थोड़ा फोकस करते हैं आपके मैन में। किसमें फोकस करते हैं हम लोग? मैन में। तो ध्यान समझिएगा, पिक्चर देखना है। इन लोग को प्रॉब्लम होता है बेटा, जब कुछ कॉन्सेप्ट होता है तो बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है? अब देखते जाओ। अभी हम लोग फोकस करते हैं किसमें? मैन में। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। सपोज तुमको पता है कि बहुत सारे प्रकार के लेबर्स होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, फुली स्किल्ड। सपोज मैं एक चीज बताता हूँ, एक वर्कर है जिसका नाम है ए, एक वर्कर है जिसका नाम है बी। थोड़ा एकदम ध्यान समझना, ठीक है? ये कोई टास्क को, पर्टिकुलर टास्क नंबर 1 है, उसको कंप्लीट करने में, ये 15 घंटे लगाता है। कितना लगाता है? 15 घंटे। और बी उसी टास्क को सेम तरीके से करने में 12 घंटे लगाता है। नाउ टेल मी किसको अलॉट करोगे? आपने बोला कि ये काम जाएगा बी को, एकदम सिंपल। एक और पर्सन लाता हूं मार्केट में, सी, ठीक है? नया टास्क, टास्क नंबर 2। बी उसी टास्क को लेने के लिए 10 घंटे करता है, बी उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे करता है, लेकिन सी उसको 5 घंटे में कर देता है। किसको अलॉट करोगे? नो नो नो, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट है। आप सी को दोगे, बी तो का कोई एंगल से आंसर होता भी नहीं, ठीक है? आप बी को दोगे, मतलब जिसको जो जितना कम टाइम ले रहा है उसको देना पड़ेगा। लेकिन एक क्लॉज समझो, सपोज अब दोनों को मैं बनाता हूं डिपेंडेंट केस। क्या बनाता हूं मैं दोनों को? डिपेंडेंट केस। सपोज हमारा जो बी है, अब वो काम करता है इसको 4 घंटे में, ठीक है? और सी इसको करता है, लेट्स अज्यूम, 18 घंटे, ठीक है? अब क्वेश्चन, ये चीज तुम लोग जान लो, यूनिवर्सल लुक, कि एक पर्सन एक से ज्यादा टास्क नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक ही काम करेगा। अगर मैं टास्क 1 की बात करूं तो कौन करेगा? चलो इसको मैं अगर बी को करवा देता हूं, सेकंड को कौन करेगा? वाई सी। ओके, अच्छा आप बोल रहे हो कि सी उससे ज्यादा बेटर रहेगा तो हम इस टास्क को सी को देंगे। चलो असाइनमेंट का एक एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है, ये हो गया। अब चलो थोड़ा बात करते हैं डिटेल वर्जन में। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। टास्क नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 प्रकार के आदमी हैं, 5 प्रकार, सॉरी, 6 प्रकार के आदमी हैं, 6 प्रकार के टास्क है, तो ध्यान समझना। अब जो मैं डिटेल लिखूंगा वो लिखूंगा आवर्स में। किसमें? आवर्स में। 10 11 12 13 14 15 16 8 10 19 2 1 56 58 99 2 1 8 9। काम असाइन करके दो। इन बेस्ट पॉसिबल मैनर।
लगाओ थोड़ा दिमाग, एक आदमी की टास्क कर सकता है, सोचो थोड़ा, अगर तुम नहीं सोच पाओगे तो फिर मैं बताऊं। अगर इसने फिफ्थ टास्क को किया, इसका पत्ता कट, इसका पत्ता कट, फिफ्थ को और कोई नहीं कर सकता, बनाओ। बी फोर्थ, चलो आप लोग के हिसाब से करो ना। बी को फोर्थ किया, ठीक, ये भी खत्म, ये भी खत्म, फिर बोलो सी टू को करेगा, ठीक है, फंस गए तुम लोग। फिर डी किसको करेगा? पता है, अगर डी में तुम लोग अभी सेवन को बोलना अगर चाहते हो, पता है डी के लिए बेस्ट एक होता या तो दो होता, आप लोगों ने पहले उसको अलॉट कर दिया, ठीक है, फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। अगर आपने बोला यहाँ पास सेवन को, चलो इसको अलॉट कर देता हूँ, डन, ठीक। अब अगर मैं ई वाले केस में जाऊं तो 12 और 18 ही बचता है, इसके लिए तो एक या 8 बेस्ट हो सकता था, यस और नो, तो मेरे को वापस से काटना पड़ेगा, और अगर मैंने इसको अलॉट किया तो दूसरे के लिए फिर दिक्कत जाने वाला है, लगाओ दिमाग। सबसे पहले सबसे छोटे को लेते हैं, ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ, आप जैसा बोलते हो। दिस वन, डी को मैंने ये अलॉट किया, फिर ई का ये वाला, ठीक है, अच्छा एफ का वन वाला, ठीक है, और लगाओ दिमाग। ए और बी का बताओ भैया। मैं बताता हूँ कहां फंसने वाला तुम, देखो 10 12 18, इन तीनों में से 10 को चूज करूंगा मैं, डन, नो नो वो नहीं कटा है, ठीक। बी के लिए 13 है 20, लेकिन आपने, चलो इसको मैं अगर 13 करता हूँ, लेट्स अज्यूम आपने 15 को खोया, 95 घंटे वाले दे बैठे, क्या सीखने मिल रहा है? सर के बिना कुछ नहीं हो पाएगा लग रहा है। तुमको मैं बताता हूं, मैंने तुमको ये अप्रोच इसलिए सिखाया है क्योंकि अगर आपके पास मैट्रिक्स अगर छोटा है 2 से 3 है तो तुम एक नॉर्मल आइज से भी इसको कर सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी डिटेल स्टडी, समझ आएगी ना? जब तक आप पर्टिकुलर टास्क को स्टडी नहीं करोगे नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको सबसे ज्यादा सोचना जरूरी है। सपोज अगर इसी वाले क्वेश्चन में बताता हूँ, आपने इस वाले में 12 को दिया, ठीक है, मतलब बी जो 12 घंटे का टास्क है में उसको अपॉइंट किया आप लोग, और बाद में अपने 4 ना करके 5 इसलिए किया क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हाई हो जाती है। अगर मैं 10 को देता तो अगर 2 3 है तो तुम्हारा काम बन जाता, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तब तकलीफ होने वाला है। तो उसी कारण असाइनमेंट के केस में एक मेथड बनाया जिसको हंगेरियन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंगेरियन मेथड। अब मैं बताता हूँ मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम है बेटा असाइनमेंट, पेज नंबर 4.49, चैप्टर नंबर 4, पार्ट एफ। ये चैप्टर आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा ध्यान समझिएगा बेटा, आप लोग के पास बुक नहीं है, आपको मिला नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है, और आपको बेटा बुक मिल गया, ठीक है, ठीक है, शेयर कर लो फिलहाल के लिए, जरा देखते जाओ। अब असाइनमेंट का मैंने तुमको कॉन्सेप्ट समझा दिया। देखो असाइनमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी टास्क के लिए कुछ पर्टिकुलरली बेस्ट बेस्ट मैन को अपॉइंट करना या बेस्ट लेबर को अपॉइंट करना, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। गॉट इट और नॉट? फिर से बोलता हूं, असाइनमेंट मतलब किसी को काम के लिए असाइन करना, बेस्ट पार्ट के लिए या तो बेस्ट जॉब के लिए बेस्ट पर्सन को अपॉइंट करना तुम्हारा असाइनमेंट होता है। 4 मेथड से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। एक होता है कंप्लीट इनुमरेशन मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड और हंगेरियन मेथड। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हंगेरियन मेथड पढ़ेंगे। ये 3 मेथड तुम लोग के आगे चैप्टर्स में आएंगे, समझ आएगी नहीं आए? हम क्या पढ़ेंगे अभी? हंगेरियन मेथड, एकदम ध्यान समझना। अब अगर मैं इस सिमुलेशन को दूं तो यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रायल एंड एरर में भी हम फंस जा रहे हैं, बार बार गलती नहीं कर सकते। तो एक पर्सन है हंगेरियन, उसने एक मैथमेटिकल अप्रोच बनाया है, फॉर्मूला
कि आप इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? तो ये स्टेप्स एकदम इजी है, लेकिन आप लोगों को पारी पारी से समझना पड़ेगा। तो लिखते चलो। Hungarian मेथड। अब हम लोग सीखेंगे स्टेप्स। स्टेप टू, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला आप लोग का स्टेप होगा कन्वर्ट प्रॉफिट टेबल इनटू कॉस्ट टेबल। एकदम अलर्ट होके सुनिएगा ना। पहले तुम लोग क्या करोगे, प्रॉफिट टेबल को कॉस्ट टेबल में कन्वर्ट करोगे। लिख ले सब यहां तक। अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट टेबल क्या होता है, कॉस्ट टेबल क्या होता है। एक चीज समझाता हूं। पता है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो जितने भी मेरे पास टर्म्स दिए हुए हैं, आवर्स में है कि सेल्स है, क्या दिया हुआ है, आवर्स में दिया। एक बात बताओ, आप क्या चाहोगे, लेबर आवर कम हो कि ज्यादा हो? कम हो तो मेरे लिए कॉस्ट टेबल है। मतलब कॉस्ट वो चीज होता है जिसको मैं कम करना चाहता हूं, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। सपोज मैं बोलता कि ये सेल्स है, सेल्स का अमाउंट है, तो इसको मैं ज्यादा करना चाहता, तो मेरे लिए प्रॉफिट टेबल है। अगर क्वेश्चन में मेरे को प्रॉफिट टेबल अगर देता है, तो प्रॉफिट टेबल को पहले मेरे कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम ये आवर ना होके क्या है, आप लोग का सेल्स है। अगर ये सेल्स है तो क्या माना जाएगा, ये प्रॉफिट टेबल, क्योंकि मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। यस और नो? कोई सेल्स को कम करना चाहता है? क्या कोई कॉस्ट को ज्यादा करना चाहता है? नहीं। कॉस्ट टेबल उसको बोलेंगे जो भी फिगर्स है, जो भी डाटा जिसको तुम कम करना चाहते हो। और प्रॉफिट टेबल उसको बोला जाएगा जिसको तुम लोग इंक्रीज करना चाहते हो। सेल्स हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, गेन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? अब कन्वर्ट तो करेंगे कॉस्ट टेबल, प्रॉफिट टेबल को कॉस्ट टेबल पे, लेकिन कैसे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। लिखते चलिए। बाय डिडक्टिंग ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम मैक्सिमम प्रॉफिट। जितने प्रॉफिट्स हैं उससे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट को डिडक्ट करना पड़ेगा। अभी कॉन्सेप्ट बात कैसे करता है, थोड़ा समझाता हूं। लिख लिए। अगर मैं इसी टेबल में तुम लोग के आगे आऊं, अगर लेट्स अज्यूम कि आप लोगों का क्या है, प्रॉफिट टेबल है। हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है इसमें, 95, 99 भी है। ओके, चलो 99 मेरा हाईएस्ट है। अब पता है, सबको कॉस्ट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबको माइनस करूंगा 99 से। देखते जाओ, अगर मैंने इसको माइनस किया 99 से, तो नया मैट्रिक्स बनेगा मेरा 89 पहला। अगर 99 से मैं 15 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 84। कैलकुलेटर तुम यूज कर सकते हो, 99 माइनस 12 करोगे तो 87। मतलब सो ऑन, अगर मैंने ये सब किया एंड सो ऑन जैसा भी किया, तो ये 99 तो जीरो आने वाला है। इतना तुम लोग को समझा रहा हूं अप्रोच, एकदम ध्यान समझना ना। अभी जब तक पूरे स्टेप्स नहीं होंगे तुम्हारा सॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। तो तुम्हारा पहला बोलता है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट टेबल तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये होता है तुम्हारा पहला स्टेप। क्लियर है कि नहीं? दूसरा स्टेप लिखो। नो नो नो, अभी सिर्फ पहला एक ही स्टेप है। जो ज्यादा प्रॉफिट है उसी को, मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको जीरो बनाना पड़ेगा। अब समझो वो कॉस्ट टेबल बन गया। लेट्स अज्यूम क्या बन गया, वो कॉस्ट टेबल। अब तुम किसको पहले असाइन करोगे, जीरो को कि बाकी लोग को? जीरो को पहले असाइन करोगे क्योंकि सबसे लोएस्ट है वो। और अगर कॉस्ट सबसे लोएस्ट है तो प्रॉफिट उससे ज्यादा है, तो मैंने उसको सबसे पहले असाइन किया। आगे तुम पढ़ोगे। अभी इसको समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अभी सुनते जाओ भैया। स्टेप नंबर 2, बैलेंस
रो इज इक्वल टू कॉलम। आपको रो इज इक्वल टू कॉलम को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले बता रो और कॉलम क्या होता है। अच्छा, सब अलग अलग बोल रहे हैं। ये क्या होता है पक्का? दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। इतना समझ आता है कि नहीं आता? अब देखो, रो और कॉलम को हमको मैच करना क्यों जरूरी है, जरा ध्यान समझिएगा। सपोज इस केस में अगर मैं बोलूं कि ये केस अगर नहीं होता, लास्ट वाला केस, तो पता है एक एक जो जॉब है उसको अलाइन नहीं कर पाओगे तुम लोग, क्योंकि आदमी 5 ही लोग हैं। समझ आए कि नहीं है? जॉब कितना है मेरे पास? टोटल 6 है। मतलब जितने लोग हैं उतने काम होने चाहिए। तो मेरे को रो और कॉलम को मैच करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो मेरे को डमी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डमी। तो ध्यान समझिएगा, इफ नॉट देन क्रिएट डमी लाइन विथ जीरो कॉस्ट। अब मेरे को डमी लाइन बनाना पड़ेगा, वो भी जीरो कॉस्ट से। जैसे कि लिख लिए, जैसे कि अगर मैं अब यहाँ पर डमी लाइन बनाऊंगा तो ये लिखूंगा डी, मतलब एक डमी ले लो, एफ, सबका कॉस्ट क्या रहेगा? 0 0 0 0, ताकि तुम डमी को पहले अलॉट कर पाओ। मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है? मुझे एक नया पर्सन अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? चलो अभी स्टेप्स लिखो भैया, टेंशन नहीं लेने का। पहला होता है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट टेबल को कॉस्ट टेबल में। दूसरा क्या बोलता है? बैलेंस करना पड़ेगा रो इज इक्वल टू कॉलम। फिर थर्ड थर्ड आप लोग का बोलता है नॉर्मल प्रोसीजर। अभी तक तुमको ओएमएसएम इजी लग रहा, देखते जाओ। पता है तुम लोग कैलकुलेटर में गलती से 12 की जगह 21 दबा दिए इसमें, टाइम टाइम फीस हो तुम लोग, ये जान ले रहा हूँ। एक्यूरेसी बहुत मांगेगी ये चैप्टर। समझ आया कि नहीं? अब नॉर्मल प्रोसीजर में सबसे पहला आपका बोलता है रो मिनिमम, या तो रो मिनिमाइजेशन, रो मिनिमम। बी आपका बोलता है कॉलम मिनिमम। कॉलम मिनिमम। अब तुम रो को कैसे मिनिमाइज करोगे, ध्यान समझना। डिडक्ट स्मॉल कॉस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो। रो के जितने भी एलिमेंट्स है उसके जो सबसे छोटा स्मॉल एलिमेंट होगा उससे डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल जरा देखते जाओ। इस वाले केस में अगर डमी ना हो तो हम लोग के लिए रो कौन सा है? दिस वन। यस पक्का रो है। इस वाले केस में सबसे छोटा कौन सा? ए वाले में 8, तो सबसे 8 को माइनस करना। इस वाले केस में 10, इस वाले केस में 2। मतलब ऐसे रो मिनिमाइज करते जाना है तुमको, कॉस्ट को कम करते चलना। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 3 का पार्ट ए। पार्ट भी समझते हैं, मिनिमाइजेशन। डिडक्ट स्मॉल कॉस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। जितने भी कॉलम के स्मॉल, जितने भी कॉलम के एलिमेंट्स है उसमें जो सबसे स्मॉल एलिमेंट है उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे कि एग्जांपल इसी टेबल में कॉलम कौन सा हुआ? दिस वन। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 10, 10 से सबको माइनस करना। दिस वन 8, दिस वन 7, 9, 1, 1। सब इतना समझ आता है कि नहीं? ठीक। फिर सी आप लोग का आता है कवर द जीरो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवर द जीरो। कवर द जीरो वर्ड और
हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे कि मैंने कोई कवर जीरो को अगर कवर किया तो या तो मेरे को वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। कारण बताता हूं। डन, लिख लिया सब कोई? अब जरा देखते जाओ यहाँ क्या कॉन्सेप्ट आता है। सपोज इसी टेबल को थोड़ा डिटेल में लेता हूं। लेट्स अज्यूम यहां पास मेरा जीरो आया, यहां पास भी जीरो आया, मेरा यहां पास भी जीरो, सब प्रोसेस को करने के बाद अब तो करना है पता है। अब तुमको अगर तुम जीरो को क्या करते हो, जीरो को कवर करते हो, आपको या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बोला हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन। अब कैसे चूज करें सर कि हम वर्टिकल बनाए कि हॉरिजॉन्टल? ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, यस और नो? ठीक। अब देखो तुमको लाइन को ऐसे कट करना है कि आपका मैक्सिमम जीरो भी कट हो जाए। लेट्स अज्यूम, तो मैं डाटा चेंज करता हूं, यहां यहां भी जीरो। चलो थोड़ा दिमाग लगा। सपोज अगर मैंने इसको अलॉट किया, वर्टिकल काटूं कि हॉरिजॉन्टल? तुमको पता है मैं हॉरिजॉन्टल, पता है अगर मैं सपोज इसको अगर मैं ऐसे कट मैं अलॉट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर लाइन का मतलब क्या होता है पता है, ये लाइन अगर क्रिएट हो गया इसका मतलब क्या है, इसमें से और किसी को अलॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई काम पर्सन जो ई है उसको उठा लिया है, ई काम नहीं कर सकता। समझ आए कि नहीं आए? तो जीरो इस तरीके से कवर करना है तुम लोग को तो मैक्सिमम जीरो कट हो जाए। समझ आए कि नहीं? ये ऑप्शन तुमको अवेल करना है। अगर सपोज मैं यहां करता हूं तो ये कट हो जाएगा, और इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुमको कोई ऑप्शन नहीं दिखा तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझ आया कि नहीं आया? एक ही डायगोनल वाइगोनल ऐसे करे कोई दिमाग नहीं लगाएगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि देखो जो एक पर्सन ए है इनमें से ही कोई एक काम करेगा, बी भी इनमें से ही कोई काम करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो अलॉटमेंट इस तरीके से कवर द जीरो। फिर फोर्थ पॉइंट लिखते चलो भैया, ऑप्टिमल चेक। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मेरा ऑप्टिमल है कि नहीं। अगर ऑप्टिमल है कि नहीं तो उसके लिए मैं यहां पास लिखूंगा ऑप्टिमम व्हेन नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और कॉलम। इसके 6 स्टेप्स हैं, लेकिन फिलहाल 5 में ही कंक्लूड करूंगा मैं। ऑप्टिमलिटी चेक क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और कॉलम। लिख लिए? मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, जब देखते जाओ। मैं लाइन कब अलॉट खींचूंगा, जब मैंने जीरो किया, कवर द जीरो। मैंने एक जीरो कवर किया, एक लाइन खींचा, दूसरे किया मैंने दूसरे लाइन खींचा, तीसरे किया मैंने तीसरे लाइन खींचा, चौथे करूंगा तो चौथा लाइन, पांचवा। मतलब मेरा जितना लाइन है उतने मेरे नंबर ऑफ रोज होने चाहिए तो कॉलम होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली पता है, अगर मेरे पास 6 रो है तो 6 लोगों को काम मिल जाना चाहिए। अगर मैंने जीरो कवर नहीं किया तो मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं माना जाएगा, यस और नो? अगर ऑप्टिमल नहीं है तो तुमको मैट्रिक्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी मैं इंप्रूव में नहीं जाना चाहता क्योंकि तुम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा है कि हम लोग को करना क्या है एक्चुअल में, जब तक प्रैक्टिकल हम नहीं बनाएंगे। तो बेटर है कि क्वेश्चन बनाते हैं ऑप्टिमलिटी तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं?